नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी। तो कैसे हो मेरे बच्चों? सब बढ़िया। तो भैया, जैसा आज आप देख रहे हैं कि आज अपन क्लास 12 का लेक्चर लेकर आ गए हैं बहुत दिनों बाद। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स को मैं 3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा। ठीक, मेरे सारे 12th वाले चुन्नू मुन्नू, अब वो चुन्नू मुन्नू थोड़ी होते हैं सर। हम तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग। हमको मालूम है 12th वाले तो इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, और शुद्ध गधे हैं। उनके गधेपन में कोई मिलावट नहीं है। मतलब आप सोचो, पढ़ाई ही नहीं शुरू कर रहे हैं अभी, बोर्ड एकदम नजदीक आ गया है, कह रहा हूं भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन अब ये सर 2 महीना है ना। अबे बोर्ड बहुत टफ हो गया है भाई। एक टाइम था कि बोर्ड आसान हुआ करता था, अब सीबीएसई बोर्ड का पेपर बहुत ही तगड़ा आने लगा है। मैं सच बता रहा हूं, नीट का स्टैंडर्ड अरे ये है सीयूटी का स्टैंडर्ड इतने नीचे पे। ठीक, ये है आपके नीट का स्टैंडर्ड भाई साहब, ये है आपके बोर्ड का स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है? इस स्टैंडर्ड पे सीबीएसई बोर्ड्स का पेपर अब सेट हो रहा है। तो सीबीएसई को जरा भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए। तो आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ क्या लेकर आया हूं, मैंने प्रॉमिस क्या क्या किया था आप सभी लोगों से, हर बच्चे से मैंने क्या प्रॉमिस बोला। मैंने ये बोला था कि फिजिक्स को 3 हिस्सों में हम तोड़ के पढ़ेंगे। पहला, सारे इंपॉर्टेंट लॉज 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 लॉज, जितने लॉ हैं सारे लॉज कवर करेंगे इस वीडियो में। फिर दूसरे लेवल पे हम काम करेंगे किसके ऊपर? डेरिवेशंस के ऊपर। जितने सीबीएसई में हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हम उनको करेंगे। तीसरे लेवल पे हम लेकर आएंगे बच्चा क्या? डिवाइस। यही तीनों की मैंने बात की थी, यही हमारे कमिटमेंट्स थे, है ना भाई? आना बोलना पड़ेगा सबको। ठीक, तो आज ये लॉज वाली तो वीडियो में लेकर आ गया हूं भैया, डोंट चिंता। तुम लोग मजा ले रहे हो बेटा मेरे रील का। एक तो ये बैकअप की टीम जो है ना, ये मेरे लेक्चर्स में से शॉर्ट्स बना रही है आजकल। ये मुझे भी कल पता चला जब मैंने चैनल पे देखा, पीछे से अपलोड हो जाता है, हमको पता ही नहीं चल पाता क्या होता है क्या नहीं। बस हमारा क्या काम है, हमको ऑफलाइन में क्लास लेना है, फिर पीपीटी बनानी है। सर आपको नहीं पता चलता किसको टोपी पहना रहे हैं आप। अरे सब आपका खेल है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब बैक एंड वालों का काम है, जो जैसे कर दें। लेकिन बड़ा अच्छा बनाया था भाई, जिसने भी किया था बहुत मजा आया। वो अच्छा देख के, इतना तो मैंने अच्छा बोला भी नहीं था जितना उस शॉर्ट्स में लग भी रहा है। ठीक, तो इसमें हम देखो, एक और मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बात बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे हम नीट वाला बच्चा भी इसको देख सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि नीट वाले बच्चे इसको नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। जेई वाला बच्चा भी देख सकता है। अरे लॉ है यार, कूलम्स लॉ पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ना है, सारे लॉज लॉज ही तो आप पढ़ रहे हो। जब लॉज लॉज पढ़ रहे हो तो आपको भी, आपके लिए भी तैयार हो जाएगा। आईसीएससी वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईसीएससी वालों से कोई परहेज है, आईसीएससी वाले भी इस वीडियो को भैया मेरे देख सकते हैं, डोंट एकदम चिंता, आई एम जिंदा। ठीक, तो चलते हैं बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ करेंगे भैया? तो पहला लॉ है हमारे क्लास 12th में, द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की यूनिट पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है, पहला लॉ कूलम्स लॉ। अब देखो कूलम्स लॉ ना बेटा बहुत जरूरी भी है। ठीक, कूलम्स लॉ हमसे क्या कहता है सुनना। सबसे पहले देखो, एक तो मैं आपको यहां पे ये बात भी बताऊंगा कि आप इसको लिखोगे कैसे, क्या स्टेटमेंट रहेंगे, आप किस तरीके से बोलोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, इस लॉ के साथ ना मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है। ये लॉ मुझे इसलिए इतना ज्यादा याद है, मेरे स्कूल टाइम की एक स्टोरी है। लॉ बता लूं फिर बताता हूं। ठीक, देखो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। बेसिकली ये लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ किसके लिए है? स्टैटिक चार्जेस के लिए। किसके लिए है सर? सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली? चार्ज की। बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की। और चार्ज भी हमारा कैसा होना चाहिए बच्चा? स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक बोले तो रुका हुआ चार्ज, चार्ज इज एट रेस्ट। अरे सर बिल्कुल सही बात है, चार्ज अगर रेस्ट में नहीं होगा तो अगर वो मोशन में आ जाएगा तो वो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। अरे बिल्कुल सही बात। और चार्ज अगर गलती से एक्सेलरेट हो गया तो वो तो ईएम वेव जनरेट करेगा ना। तो इसलिए यहां जो हम बात करेंगे कूलम्स लॉ में, हमारा कूलम्स लॉ में चार्ज कैसा होगा? रेस्ट में होगा। तो आओ समझते हैं कूलम्स लॉ कहा क्या है। सुनना बेटा, साइंटिस्ट कूलम साहब ने ये कहा, पहले समझो, उन्होंने क्या कहा कि दो चार्जेस को ले लिया, ये भी क्यू चार्जेस, ये भी क्यू चार्ज, दोनों चार्जेस को ऐसा पकड़ा और ऐसे पास में लाके ऐसे टुचुक छोड़ दिया। अब सुन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मुन्ना, जब तूने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस को
सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है भाई, ये भी क्यू चार्ज है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस आपने लिए, पास में ऐसे लाया और ऐसे छोड़ दिया। तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगे? सर ऑब्वियस सी बात है दूर जाएंगे। सर क्यों जाएंगे? रिपल्शन। सही बात है ना, किसकी वजह से कॉजेज होगा? रिपल्शन। भाई सेम मैग्नीट्यूड के चार्जर थोड़े डिस्टेंस पे लाए, छोड़ा, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाई, ये एक दूसरे पे रिपल हो गए। तो समझना कि अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा चार्ज Q1 है, यहां हमने रखा, और ये हमारा चार्ज Q2 है, यहां पे हमने रखा, ठीक, तो इनके बीच की जो बच्चे दूरी होगी, हम मान लेते हैं कुछ r डिस्टेंस पे हमने प्लेस करा है, तो जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो हम सब लोग ये बात जानते हैं कि मान लेते हैं ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स F1 लगाएगा दूसरे चार्ज पे, ठीक, और ये इस पे लगाएगा F21 लगाएगा इस पे। बोलो हाँ या ना, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सर बिल्कुल लगाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, यहां पे लगा क्या रहा है भाई? सर फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। सर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सुनना मेरी बात, लग क्या रहा है बेटा? फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स लग रहा है मेरे भाइयों बहनों, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो दो चीज होगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इसका डायरेक्शन होगा। तो हमेशा याद रखना कि जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज की चीजें होंगी, जितने भी फॉर्मूलेज या जो भी लॉज हमारे वेक्टर क्वांटिटीज पे डिपेंड करते होंगे, तो भैया उनके दो दो फॉर्मूलेज निकलेंगे। सर कैसे? एक उसके मैग्नीट्यूड का निकलेगा, एक उसके डायरेक्शन का निकलेगा, यही दो फॉर्म निकलेंगे। अच्छा, तो सर ये वाला किसका निकल रहा है? ये मैग्नीट्यूड का निकल रहा है भाई। ये किसका निकल रहा है? मैग्नीट्यूड का निकल रहा है। तो यहां पे इन्होंने लॉ में ये कहा कि अगर ये बॉडी F1 इस Q1 चार्ज इस F2 पे फोर्स लगाएगा, तो कॉज ऑफ रिपल्शन ये बेचारा इधर जाएगा। ध्यान से समझना, ये किधर जाएगा? इधर गया, ठीक, और इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये किधर गया? इधर गया। अब इसने इसको एक्शन दिया तो इसका इधर रिएक्शन, इसने इसको एक्शन दिया तो इसका इधर रिएक्शन। बेसिकली ये दो चार्जेस बेटा आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये कैसे है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर तब होंगे जब एक सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग, एक इमेजिनरी सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग के एक्सिस पे होगी, तभी ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, नहीं तो इनका एक्शन रिएक्शन पेयर होने का कोई चांस नहीं होता है। समझ में आई बात? अब इस लॉ में आपसे क्या कहा कि ये जो सर लगने वाला फोर्स है, लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2 चार्जेस। अरे हम चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहां पे मॉड तो लगाएंगे ही लगाएंगे। सर क्यों मॉड लगाएंगे? अरे मेरे भैया मैग्नीट्यूड इसलिए लगाएंगे क्योंकि मॉड लगाएंगे तो पता रहेगा ना कि अंदर रहने वाले जो चार्ज की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है भैया? पॉजिटिव। सर इसका मतलब यही ना होता है कि अगर हम Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? आपस में बढ़ता जाएगा। एकदम सही बात, ठीक है। सर एक बात बताइए, ये जो लगने वाला फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के? बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे चार्जेस के बीच की दूरी हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे लगने वाला फोर्स भी बच्चा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ में आई बात? कौन इतनी रात में फोन कर रहा है भाई? ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे हम चार्जेस की वैल्यू बढ़ाते, या सॉरी चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे। अब कुछ लोगों को लगा सर गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, सर गर्लफ्रेंड फोन। अबे ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आई एम सिंगल। समझ में आया? फालतू क्या फाइन मत पढ़ाया करो मेरे बारे में, और उड़ाना भी नहीं। मैं बहुत वैसा आदमी हूं, रूड टाइप, ठीक। तो वही वाला हाल है कि डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। बेटा लॉन्ग डिस्टेंस इसीलिए नहीं चलता है कि जैसे ही आप डिस्टेंस वहां बढ़ा देंगे फोर्स अपने आप क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। सर इसका मतलब है इंफिनिटी पे फोर्स जीरो लगेगा? कभी नहीं। गर्मी लगने लग गई बाबा, अरे बाप रे,
भाई भाई बहुत ठंड लग रही थी हमें, लेकिन अब गर्मी लगने लग गई। कोई नहीं, ठीक है। क्या करता मैं कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा। सर तो क्या फोर्स जीरो हो जाएगा? देखो एक बात जान लो, फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप अनंत पे भी रख देंगे तो कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन फोर्स लगेगा। बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। ठीक, तो सर अगर इसका मतलब हम डिस्टेंस को घटा देंगे तो सर फोर्स बढ़ भी तो सकता है। अरे तो सही बात है ना साले, तुम जब तक स्कूल में रहते हो तब तक तो वो तुम्हारे साथ रहती है। रहती है नहीं रहती है? जैसे तुमको कोई कॉलेज मिल गया, उसको कोई कॉलेज मिल गया, तेरा कट गया। यही होता है ना, सबके साथ होता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब तो होता रहता है, यूनिवर्सल लॉ है, देख लो। ये यूनिवर्सल है। तो एक चीज क्या मैंने बोला, फिर F इज प्रोपोर्शनल टू, एक साथ रखें अगर, Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जैसे ही हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे एक कांस्टेंट लगाएंगे, देन F इज इक्वल टू के कांस्टेंट लगाएंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सर बेहतरीन, एक बात बताइए सर, तो ये k की वैल्यू क्या है? k इज इक्वल टू, हम कहते हैं k की हमारी वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। तो सर इसको भी यहां हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर, स्वाहा, खत्म। खत्म। सर एक बात बताइए, इसको क्या कहते हैं भैया? देखो इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इस के को हम अपन कहते हैं मेरे भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सर बेहतरीन, सर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एप्साइलन नॉट बेटा। इसको क्या कहते हैं? एप्साइलन नॉट। एप्साइलन नॉट का देख, इसको कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। फिर से, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और सर इतना लंबा है क्या? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा सर इसकी तो एक वैल्यू भी होती है ना? हाँ, इस पूरे की बेटा वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यही वैल्यू होती है बेटा, याद रखना, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? सर नो कंफ्यूजन। तो कूलम्स लॉ ये है, आप जब आएगा तो आपसे मैक्सिममली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इसको पूरी तरीके से लिखने को आएगा। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप उसको नोट करिए। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टेटमेंट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज पार्टिकल is directly proportional to their given magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। इसको रिपीट मोड पे सुन लेना। तो हमारे जो फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड का, वो कितना आया? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भैया ये था हमारे फोर्स का फॉर्मूला। बोलो आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? सर आप कोई स्टोरी सुनाने वाले थे? अच्छा बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो सब लोग, तुरंत नोट करो। हो गया होगा, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। चल, अब इसका है भैया वेक्टर फॉर्म। ध्यान सुनना, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक। वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि जब आप किसी का वेक्टर फॉर्म निकालते हैं बेटा, तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन। तो आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा है। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, समझना मेरी बात को। देखो सपोज करो, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आप इससे रिलेट कर लेना। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो एक बात बताओ, अगर हमने यहां पे चार्ज Q1 रख दिया, यहां पे चार्ज Q2 रख दिया, ठीक, तो क्या मुझे एग्जैक्टली पता है क्या ये चार्ज किस एक्सिस पे है? नहीं पता।
सर यहां पे पता है क्या कि हमारा चार्ज किस एक्सिस पे है? वी डोंट नो, बट हम ये कह सकते हैं, ध्यान समझना, यहां से यहां तक दूरी हमने ले ली पोजीशन वेक्टर r1, यहां से यहां तक डिस्टेंस ले ली r2 पोजीशन वेक्टर, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी? r2 माइनस r1। हर बच्चा बच्चा जानता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? r2 माइनस r1, इसको r ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, F1 2 पे लगा रहा है, F2 1 पे लगा रहा है। भैया कितना लगा रहा है और किधर लगा रहा है? तो देखो सिंपल सा तरीका है बच्चा, याद रखना कि एग्जैक्टली इसका कुछ हिस्सा x पे है, कुछ हिस्सा y पे है। इसका कुछ हिस्सा x पे है और कुछ हिस्सा किस पे है? y पे। इसका भी कुछ हिस्सा x पे है और कुछ हिस्सा y पे। तो इसका कितना हिस्सा x पे है और कितना हिस्सा y के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के पास क्लास 11th के, विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो जिन जिन मेरे बच्चों को नहीं पता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, विच इज यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर एक छोटा सा बच्चा कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर हमसे कहता है कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये है हमारा यूनिट वेक्टर। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेक्टर ए है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन, तो यहां हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे मॉड निकालने के लिए, कितना? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ये इस पे फोर्स कितना लगा रहा है? सर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर लगा रहा है। बहुत बढ़िया, कितना लगा? F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर आर के रिस्पेक्ट में रख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, देन F इज इक्वल टू वेक्टर F लीजिए ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक। तो F इज इक्वल टू, अच्छा आर कैप की वैल्यू अगर आप खोल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? यहां मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि यहां पे आर कैप इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। यहां पे हम वैल्यू क्या ले लेंगे? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। किसकी ले लेंगे भैया? इसकी, इसकी, किसकी? हमारे पोजीशन वेक्टर की, ठीक। तो इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए, इस वैल्यू क्या कर दीजिए? यहां पे उठा के रख दीजिए। कैसे? F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। सर एक बात बताइए, जब मैं ये भी मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा है, ये भी मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा है, सर तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई, वही वाला वही करने जा रहा हूं मैं भी, ठीक। देन F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। सर बेहतरीन, तो सर यही तो फॉर्मूला था हमारा, समझ में आया? आ गया आपका डायरेक्शन के साथ साथ। और सुन लो, यहां पे जो आपका आर कैप है ना बेटा, यही आर कैप आपको देगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपको क्या दे देगा? इसका वेक्टर फॉर्म दे देगा। और अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, तो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, 9 वीडियो में है, पार्ट वाइज पढ़ा है और बहुत बढ़िया पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, आप लोग उसको जाके बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा वेक्टर का, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो एक्चुअली में ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक। F इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाई। अच्छा एक बात बताऊं, सुनो, थोड़ा सा यहीं पे जानकारी के लिए तुम लोग को बता देता हूं कि अगर इफ दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ Q1 बराबर Q2 इज इक्वल टू, अगर हम Q ले लें तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी कोई गलत वाली बात नहीं है, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। सर यहाँ स्मॉल क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू, अरे बात तो सही है ना यार, चाहे कैपिटल बनाओ चाहे स्मॉल बनाओ, मैंने क्यू ही तो लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज द सेम। अरे यस और नो, गधे हो गया? समझ में आई बात? अच्छा फोर्स ही तो है सर, तो फोर्स कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो
इसका वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाला जाके पढ़ लेना लेक्चर में, अगर नहीं पता है तो फिर भी पढ़ लेना इस चैप्टर में, ठीक है? पक्का? इज एनी कंफ्यूजन? सर नो कंफ्यूजन, नेक्स्ट चलते हैं सर। समझ में आ गया? हम लोगों ने कहा तक कर लिया था? वेक्टर फॉर्म ऑफ, कहा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देख भाई ठंडी लगने लगी, जैकेट पहन लिया थोड़ा सा रोक के। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है, देखो ये जो लॉ है ना भाई, ये पता है क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 5 नंबर का वेटेज रखता है। सर क्या बात कर रहे हो? अरे सच बता रहा हूं भाई मैं, ये कम या तो 3 मार्क्स से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है ये लॉ, और ये गॉस थ्योरम है। अच्छा गॉस ने हमको बताया क्या, जैसे समझना, गॉस ने हमसे ये कहा कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई फुटबॉल है, ठीक, मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए हमारे पास क्या है, ऐसा फुटबॉल, और उस फुटबॉल के बीच में हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो भाई वो चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन निकालेगा कि नहीं निकालेगा? इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा। ऑब्वियस सी बात है, निकालता चलेगा ना चार्ज। तो चार्ज जब इलेक्ट्रिकल लाइन निकालेगा तो वो इलेक्ट्रिकल लाइन सरफेस को टच करके निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ सर बिल्कुल निकलेगी। और अगर वो जिस सरफेस को टच करके निकलेगी तो वो एरिया जो होगा वो क्या होगा? वो एरिया वेक्टर होगा। अरे हाँ या ना? सर बिल्कुल सही बात। देखो कैसे, देखो बहुत प्यार से समझना आराम से, कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक इनक्लोज्ड एरिया है और इसके बीच में हमने किसी प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, ठीक, अब ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से क्या निकालेगा भैया? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस को एमिट करेगा। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल करेगा। ये लो, ये अपने इलेक्ट्रिकल लाइंस को बाहर की तरफ एमिट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये निकल रहा है वो एरिया, एक तो इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, पॉइंट नंबर 1, कि ये जो सरफेस है इसे हम क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस कहेंगे। हाँ, और जो जिस एरिया से ये इलेक्ट्रिकल लाइन पास हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? निकल क्या रहा है इस एरिया वेक्टर से? याद करो, जब किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास होती है तो वो इलेक्ट्रिकल लाइन ना होके वो क्या हो जाती है? फ्लक्स हो जाती है। याद आया? तो फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट ds cos थीटा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? cos थीटा। cos 0 की वैल्यू 1, यहां पे एंगल कितना बनेगा? 0। cos 0 की वैल्यू 1। तो ये जितना फ्लक्स जनरेट होता है, ध्यान सुनना, इस पूरे इनक्लोज्ड लूप में जितना भी फ्लक्स जनरेट होता है वो इंटीग्रल टर्म ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। यही बात बताई थी हमारे गॉस ने। बोलो हाँ या ना? सर फिर से समझा दो यार। सुनो, सिंपल सिंपल सी बात है कि अगर किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर, इनक्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर किसी चार्ज को हम रख दे रहे हैं तो वो चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइन निकाल रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल लाइन जब फ्लक्स के थ्रू कन्वर्ट हो रही है तो वो जो फ्लक्स हो रहा है निकलने वाला एरिया इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल बोले तो क्लोज्ड लूप में, ये जो आप सिंबल देखते हो ना यहां, इस तरीके से ऐसे होता है इंटीग्रल क्लोज। तो क्लोज्ड लूप में जितना भी फ्लक्स जनरेट होता है वो सारा का सारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही बात बताया था हमारे गॉस ने, इसी को कहते हैं हमारा गॉस थ्योरम। देख लो स्टेटमेंट में मैंने यहां लिखा भी है, गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स, यहां पे देखिए बच्चों, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये बात किसके लिए दी गई है? क्लोज्ड सरफेस के लिए दी गई है भाई, इज 1 बाई, अरे यार यहां पे कुछ मिस हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ऐसो लिख दिया गया, टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। बोलो बात आई समझ में? हाँ सर बिल्कुल आ गई। सर क्या इसका प्रूफ आएगा? हाँ आएगा, चलो आगे बताते हैं। चलो देखो, इसका प्रूफ हम हमसे क्या कहता है कि सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है? इतनी। देखो अब हमारा यही कोई सरफेस एरिया है भाई, स्पेयर है। अब इस स्पेयर के
इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, डीएस। एरिया क्या हो गया, डीएस हो गया। टोटल स्पेरिकल सरफेस, जिसको कि आप क्या कहोगे, गॉसियन सरफेस। अगर यहां से निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा की वैल्यू कितनी बना रही है सर, 0 डिग्री पे बना रही है। ठीक है, तो भैया फ्लक्स कितना जनरेट होगा, ई डॉट डीएस के बराबर होगा। बिल्कुल, ई डॉट डीएस कॉस थीटा। हाँ सर, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, ई डॉट डीएस के बराबर हो रहा है। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स निकालना है हमको, टोटल फ्लक्स। तो क्या करेंगे, या तो अलग 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 जोड़ेंगे, यही ना काम कर सकते हैं। या तो अलग 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 करके जोड़ेंगे, या तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे उसको। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू उठा के रखी डी फाई की वैल्यू, डी 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 फाई, डी फाई मतलब छोटा फाई, मतलब छोटा फ्लक्स। वैल्यू रखा ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर कर दिया सरफेस को। सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू रखी कितना, अरे समझ रहे हो ना, यहां पे सब दिया हुआ है। जैसे ही हमने वैल्यू रखी तो हमको यहां पे क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू फाई ई बराबर क्या मिल गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमने क्या कह दिया, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, गॉस थ्योरम, इसी को कहते हैं। यही आप पूरा छाप दोगे, ये मिल जाएगा आपको 3 नंबर में, बात नंबर 1। और अगर इसका एप्लीकेशन आपसे पूछेगा तो वो आएगा 5 नंबर के अंदर। ठीक है, तो 5 नंबर, यहां देखो ऑफलाइन में बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी हम साथ में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा, मेरी नजर अगर नीचे जाए तो इसका मतलब यह है कि यहां बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको 3 नंबर में लिखेंगे। अगर अगर एप्लीकेशन पूछा, एप्लीकेशन सर कौन सा पूछेगा, या तो 2 प्लेट के बारे में पूछेगा, उसको हम डेरिवेशन में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, उसको अपन डेरिवेशंस में कवर करेंगे। या तो 2 स्ट्रेट प्लेट्स के बारे में पूछेगा, या तो इस वाले के बारे में पूछेगा, इस प्लेट के प्लस क्यू 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 चार्जेस है इसके ऊपर। भैया इधर भी बताइए कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इधर भी बताइए कितना जनरेट हो रहा है। तो इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप ले लेंगे वो लेमडा ले लेंगे, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेंगे। समझ आई नहीं आई भाई, अगर किसी को दिक्कत है, लेकिन मैं तो अभी ये आपको बिल्कुल भी बच्चों सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अभी जाओ और मेरी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो देखो, मैं ये पर्सनली कहूंगा। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट कर दूंगा कि मैंने एक लेक्चर नंबर 9 डाला हुआ है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें कंप्लीट गॉस थ्योरम मैंने पढ़ा रखा है, कंप्लीट गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। तो वो 1-1.25 घंटे का वीडियो है, आपका पूरा गॉस थ्योरम भी कवर अप हो जाएगा और उसके सारे एप्लीकेशन भी। तो पूरा वो कॉन्सेप्ट वीडियो है। यहां पे तो हम थॉरोली बोर्ड्स के लिए चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अरे समझ आ रहा है ना सर, बड़े देर से पढ़ा रहे हो, मौज नहीं कटा रहे हो। भाई पढ़ ले भैया, पढ़ ले, मौज काटना है इनको, चल। हाँ सर, लुल्लू लॉ, ये कौन सा लॉ है, लुल्लू लॉ। अबे तो 10th में भी पढ़े हो इसको तुम। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है सर, बहुत घटिया लॉ है। ओम्स चाचा हमसे ये कहे कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसमें करंट की वैल्यू भी अपने आप बढ़ती जाएगी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। या तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके अंदर करंट भी क्या होगा मुन्ना, बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो डिवाइस ब्लास्ट कर जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर आपके पास मैं ये कहूं कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बहुत ढेर सारा करंट देते जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हो, तो उसकी एक लिमिट होगी ना, कि इतने के बाद वो खराब हो सकता है, या इतने के बाद वो डिवाइसेस जल सकता है। इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो हमने क्या लगाया, कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, ये आर क्या है, इसको कहते हैं बच्चा रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, थोड़ा थोड़ी तेजी में लेके निकलूंगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है। तो अगर हमको यहां से I की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई आर। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया सर? बहुत आराम से आया, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो यही हमारा ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ का दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो इनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कि नहीं होगा। और इसका जो स्लोप होगा बच्चा, इसका क्या चीज, जो स्लोप होगा ये हमको क्या दर्शाएगा, रेजिस्टेंस दर्शाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं भैया, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आओ समझा देता हूं यहां पे कि अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस की, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, सुनना ध्यान से। रेजिस्टेंस का बड़ा सीधा सा मतलब है, रेजिस्टेंस एक प्रोसेस है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। बट इसके अलावा ये सिंपली क्या है, सिर्फ एक प्रोसेस है भाई, क्या है, प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है। लेकिन अगला जो चीज है जो लगाया जाता है उसे कहते हैं बच्चा रजिस्टर। क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है हमारा डिवाइस, क्या, डिवाइस। रजिस्टर हमारा डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस हमारा प्रोसेस होता है, और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं बच्चों हम रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होता है सर, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, क्या होता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सर किसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रजिस्टिविटी क्या होता है, हमारे मटेरियल की क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो जिसको कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारे पास सपोज करिए कोई कंडक्टर है जिसका ये हमारा कुछ लेंथ ये L है, ठीक, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रजिस्टिविटी क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते चले जाएंगे आपका रेजिस्टेंस क्या है, वो डिक्रीज करता जाएगा। एरिया बढ़ाओ, रेजिस्टेंस कम कर दो सर। तो जैसे ही हम इसको एक फ्रेम में लेके प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, प्रोपोर्शनल टू L बाई A कर दें, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है ना बच्चों। तो ये आया आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है ना। जब आप डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ोगे उसमें, यहां मैं डिडक्शन नहीं कर रहा हूं, वो डेरिवेशंस में कराऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहां मैं सिर्फ लॉ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा मेरे पास, रो इज इक्वल टू RA बाई L हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर बहुत तेज चल रहे हो। हाँ यार, सब छोटी छोटी चीजें, अब इसमें भी तेज ना चले क्या, इसमें भी टाइम लगाएंगे तुमको कि वीडियो लंबी हो गई, छोड़ो। और ये भी तो बैठे हैं, इनको मैंने पढ़ाया भी तो है, सही है। आगे चले, यहां तक किसी को कोई समस्या, नो समस्या, पक्का, चलो। अब ये कौन सा लॉ है सर, ये किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ इज अ बेसिकली न्यूमेरिकल लॉ। मैं यहां पे सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जब मैं न्यूमेरिकल वाला टॉपिक उठाऊंगा तो उसमें सारे मैं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा, ये याद रखिएगा। किरचॉफ लॉ बेसिकली क्या है ना, कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। किरचॉफ लॉ बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। मतलब जितना खाया उतना निकाल दिया, आपने जितना खाया उतना निकाल दिया, ये क्या बताता है, सिस्टम आपका क्या है भाई, कंजर्व्ड है। तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम की बात करें तो किरचॉफ का जो बच्चा पहला लॉ, इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, लूप एंड मेश क्या होता है, एंड ब्रांचेस क्या होते हैं। आओ पहले समझते हैं किरचॉफ के ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। हाँ, तो पहले किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को समझते हैं भाई, कि देखो इधर से करंट I1 जा रहा है, सुनना, इधर से हमारा करंट I1 जा रहा है, इधर से हमारा करंट I2 जा रहा है, और इधर हमारा करंट I3 निकल गया, इधर हमारा करंट I4 निकल गया। मतलब इस बीच वाले जंक्शनवा पे कौनो करंट बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा सर। अरे हाँ या ना, नहीं बचाना। यही बात आपको बताता है कि इस टोटल सिस्टम के अंदर इस जंक्शन पॉइंट पे, अबे जैसे चौराहा नहीं कहते हैं, इस जंक्शन इज जस्ट लाइक अ चौराहा। भाई चौराहे से हम आते हैं जाते हैं, लेकिन चौराहे पर रुकते नहीं हैं।
रुक सकते हो क्या? कौन रुकाता है? खाली पुलिस वाला। तुम इधर आओ, तुम रुको, तुम इधर जाओ, तुम जाओ, यही होता है ना। तो जंक्शन पे आप तो नहीं रुक सकते ना भाई। तो इस लॉ को हम किरचॉफ के लॉ कहते हैं, पहला लॉ, कि टोटल करंट इस सिस्टम के अंदर क्या होता है? जीरो। मतलब इसका निचोड़ यह है कि टोटल करंट की वैल्यू, समेशन ऑफ नेट करंट इन दिस सर्किट इज क्या होगा? ऑलवेज जीरो। भाई देख लो, I2 प्लस अरे ये क्या हो गया? कुछ मिसप्रिंटिंग है बॉस। नो चिंता, कोई बात नहीं। इसको I1 कर दो, ये इसको I1 कर दो, ठीक है। I1 प्लस I2 बराबर माइनस कर देंगे तो भी जीरो, इसको इधर लेके गए तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 के बराबर होगा। यही बात हमको बताई गई है हमारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ में। अभी सवाल नहीं करा रहा हूं, सवाल मैं आगे कराऊंगा। अभी थॉरली सारे लॉस को डिस्कस कर दे रहा हूं। टाइपिंग वाले बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, इनकी सैलरी काटनी पड़ेगी। अब अर्जुन को फोन करूंगा, आज अर्जुन आएगा, मैं कहूंगा तुम्हारी सैलरी कट जाएगा। सर सैलरी भी देते हो क्या? अबे बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत पैसा है। अकाउंट में मेरे 2,000 रुपए है, समझ रहे हो? इतना पैसा है। चलो नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, भाई कंगाल हो गया हूं भैया। ऑफलाइन में तो बहुत सही था, कम कम पैसे आ जा रहे थे। ऑनलाइन में जब से आया हूं, पैसे लगते चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं। एकदम हालत खराब हो गई है भाई, पता नहीं। मेरा सैल्यूट है टेक कंपनीज वालों को कि कितना इन्वेस्ट करने के बाद भी बेचारे लोगों को आप लोग बताइए ट्रोल कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं। ये कम पढ़ा है, वो ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बुरा पढ़ा रहे हैं। अबे सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है। और सब अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट है सारे टीचर्स को जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे जो पढ़ा रहे हैं भाई, कम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बस गलत नहीं पढ़ाने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई गलत पढ़ाएगा यार जानबूझ के। फ्लो में कुछ चीजें निकल जाती होंगी। अब जैसे मेरा ही देखो, मिसप्रिंट है, उसमें कोई क्या कर लेगा? बहुत होता है, नहीं हो पाता है यार। अब देखो यहाँ पे सही कर दिया गया ना, यहाँ पे सही कर दिया, ठीक है। लेकिन अब तुम उसके नेगेटिविटी पे उंगली गड़ा के बैठे रहोगे कि नहीं हम तो वेट कर रहे हैं कि तुम गलती करो, तो करते रहो, क्या ही चला जा रहा है ना? आप करते रहिए, कुछ नहीं जाएगा भाई। जिसको सीखना है वो सीख भी ले रहा है, जिसको ट्रोल करना है भाई वो ट्रोल ही कर रहा है। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? भाई जिसको सीखना होता है ना, वो किसी से भी कुछ ना कुछ उसका अच्छा निकाल लेता है। मैं सबके लिए अच्छा टीचर नहीं हो सकता हूं, मैं तुमको सच बता रहा हूं। इंडिया में इतने बड़े बड़े फिजिक्स के टीचर है ना, और क्या वो सबके लिए अच्छे हैं? क्या नहीं? सच बात है भाई, वो सबके लिए थोड़ी अच्छे हैं भाई। कुछ मेरे में, किसी के लिए मैं अच्छा हूं, किसी के लिए मैं खराब हूं, किसी के लिए कोई अच्छा है, कोई खराब है। खराब सब सही नहीं, सब पढ़ाते हैं। इधर देखो दूसरा लॉ हमसे क्या कहता है। अब देखो किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी इस तरीके के सर्किट्स में? जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जब हम नॉर्मल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे थे, बहुत ध्यान समझना इस बात को, कि पहली बात इस किरचॉफ के इस तरीके के सर्किट्स की जरूरत ही क्यों पड़ गई, क्यों इसको एज अ लॉ बताया गया? कि बताया इसलिए गया कि अभी तक हम जब भी सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो हम हमेशा एक सेल की बात करते थे। हमारे सर्किट में जिस एक सेल होता था जिसका एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता था। लेकिन अगर आप किसी दो डायरेक्शन से करंट को ला रहे हो, मतलब किसी सर्किट में दो सेल लगा रहे हो, दो बैटरी लगा रहे हो, तो आपने तो करंट दो डायरेक्शन से निकाल दिया। हाँ, अब बताइए उसके लिए कैसे हम टोटल करंट निकालें? तो सर्किट का एक नियम है ना भाई, कि टोटल करंट पता निकालने के लिए, आई निकालने के लिए आपको V बाई आर का रेशियो चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार जो करंट निकलेगा वो हमेशा V और R के रेशियो में निकलेगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस रेशियो में तो पहले आपको सिस्टम के अंदर नेट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो हम तुमको तरीका समझाते हैं। आप क्या करो, अपने मन से एक एक लूप डिसाइड कर लो। ध्यान से सुनना, तरीका सिखा रहा हूं, इसको भी ध्यान देना, जैसे इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप क्या करो, एक लूप डिसाइड करो। लूप
लूप। अब उसमें से करंट को पास करा दो, ठीक है। आपने क्या किया, एक लूप सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं हमने लूप यहाँ पे अलजेब्रिक लूप कौन सा सेलेक्ट कर लिया, देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने करा ए बी सी एफ ए, तो क्या है हमारा ए, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी एफ ए। तो इस लूप को हमने कंसीडर कर दिया। अब इस लूप में जैसे ही करंट निकल रहा है, करंट हमने क्या दौड़ा दिया यहाँ पे, I1। सपोज करिए हमने यहाँ पे जो करंट I दौड़ाया है वो क्या दौड़ा दिया, अरे यार मैं पागल हो गया हूं क्या, करंट दौड़ा दिया यहां से I1। जैसे ही I1 R1 से आए तो तुरंत क्या कर दीजिए, जैसे ही ये I1 R1 से टकराएगा आप तुरंत ओम्स लॉ लगा देंगे, जैसा कि यहां देख रहे हैं I1 R1, ठीक है। फिर आप चलते जा रहे तो फिर आपको क्या मिला, माइनस। फिर तुरंत अपोजिट, जब अपोजिट की तरफ जाइए तो क्या लगा लीजिए, माइनस। सिंबल यहां पे क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तुरंत फिर से I1 I2, क्यों, क्योंकि यहां से भी तो करंट निकल रहा है भाई, ठीक। एक मिल गया। फिर उसी तरह सिमिलरली आप दूसरा लूप कंसीडर कर लीजिए। दूसरा लूप क्या कंसीडर करेंगे, सी डी, इसको ले लिया डी, इसको ले लिया ई, सी डी ई एफ सी, ठीक। तो फिर से इसमें आप लगाइए। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इसमें जो समझने वाली बात है कि अगर यहां से करंट जा रहा है I1 और इधर से निकल रहा है करंट I2, तो यहां पे करंट I1 और यहां पे करंट I2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस वाले सेक्शन में क्या चला जाएगा, करंट I1 प्लस करंट I2। तो मतलब जो हमारा R3 रजिस्टर होगा उसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो सम ऑफ I1 प्लस I2 का करंट जा रहा होगा। ये समझने वाली बात है, बस यही समझना है इसमें। करंट, अच्छा सर करंट को क्या, याद करो, करंट तो आपका स्केलर क्वांटिटी, ऐसा आप मानते हो, होता तो वैसे टेंसर है, लेकिन आप मानते हो आप उसका करंट का जोड़ और घटाना किसमें करते हो, स्केलरली करते हो ना। तो अगर हम 1 एम्पियर ले ले, हम 2 एम्पियर ले ले, तो नेट 3 एम्पियर इंटू R3, अरे हाँ या ना। तो आपको एक स्केलर वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कराया है तो किस में करा, I2 R2 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गए। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे, आप क्लास 10th का एक लुल्लू सा, आप अपने सर्किट में जो आपकी न्यूमेरिकल सर्किट होगी आप अपने अनुसार लूप कंसीडर कर लिए, ठीक है। सेम प्रोपेगेंडा, सेम तरीका अप्लाई करिए उसमें, लूप सेलेक्ट करके। फिर आप क्या करिए, जैसे ही आपके पास दोनों इक्वेशन मिल जाए दो लूप के, आप क्या करिए, क्लास 10th का एक मेथड यूज करिए, साइमल्टेनियसली मेथड या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से जो कैंसिल होगा करके एक वेरिएबल वैल्यू निकाल के उठा के V इज इक्वल टू आई आर में रख दीजिए, तो आपको टोटल करंट की वैल्यू पता चल जाएगा। I इज इक्वल टू V बाई आर में रख दीजिए, तो आपको सर्किट के अंदर का टोटल करंट और रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। यही बात हमको पढ़ाई जाती है हमारे किरचॉफ में। अगले लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी लेकर आना ही है न्यूमेरिकल वाले में, तो इस पर हम सवाल करेंगे, ठीक है। लॉ की बात समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ लॉ भी 2 से 3 नंबर में लिखने को आता है, तो इतना आपको आना चाहिए। एक बात और भाई, जहां हम पहले लॉ में सर्किट के अंदर का टोटल करंट जीरो कर रहे थे, वही सेकंड लॉ में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करेंगे। समझ में आ रही है बात। हमें जहां पहले लॉ में सर्किट के अंदर टोटल करंट जीरो करना था, उसी तरह हमें दूसरे लॉ में सर्किट के अंदर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है। अरे सर समझ आ गया, बेहतरीन। जान निकल गई बाबा, पानी पी लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है ना। अब आता है हमारा, अब हम किस में एंटर कर जाते हैं, मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अरे सर बहुत तेज निपटा रहे हैं आप तो। अब तब तक तुम लोग छाप लो। सही है, चलते आगे। अगला है हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या है, पहले तो इसको बायोट सावर्ट लॉ को जानने से पहले मैं सिर्फ थॉरोली एक लॉ और डिस्क्राइब कर देता हूं, जिसका नाम है, मैं इट्स नॉट अ लॉ, जिसका नाम है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट।
मैं आपको एक बैकअप बता देता हूं सवाल क्या था मैग्नेट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा थॉरली 1-1.5 मिनट के अंदर मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वैल्यू समझाता हूं कि एक्चुअल में व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो हमारा बेटा चैप्टर था ना, भक्तवत्स, क्या है चैप्टर का नाम, क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैंने करंट को यहां आई से लिख दिया है, तो यहां पढ़ा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, गजब गजब लोग हैं, रील देख रहे हैं। अच्छा, दिक्कत पता है क्या है आज के टाइम पे बच्चों की, आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है, मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप लंबे समय तक फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप जहां 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हुआ पढ़ते पढ़ते, यार इसकी बात थक गया, रील चला लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद। जैसे ही रील चला के तुमने 5 मिनट के लिए इंजॉयमेंट लाए हो, तो एक बात बताओ, अगर तुम 5 मिनट में तुम्हारा दिमाग थक रहा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार 3 घंटे तुम लिख पाओगे, जिंदगी में नहीं लिख पाओगे। अबे एक डांस परफॉर्मेंस एनुअल फंक्शन में तादिन दिन्ना करने जाते हो, तो 4 मिनट के गाने को आप लोग कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं? एक डांस परफॉर्मेंस जो 4 मिनट की है, उसको पूरा स्कूल मिलके 10 बार प्रैक्टिस कराता है, 20 बार, एक महीने से प्रैक्टिस होती रहती है, सिर्फ उस 4 से 5 मिनट को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। एक बात बताओ, 3 घंटे आपको बोर्ड एग्जाम के बेस्ट परफॉर्म अगर करने हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस, कितना घंटा प्रैक्टिस करते हो? कुल मिला के पूरे स्कूल में 2 प्री बोर्ड देते हो, 2 या 3, कोई बहुत अच्छा स्कूल होगा तो 3 प्री बोर्ड ले लेगा। तो फिजिक्स कितने घंटे? 3 प्री बोर्ड, 3 प्री बोर्ड बोले तो 3 3 6 3 9, बस 9 घंटे में फिजिक्स आ जाएगी। 9 घंटे में पूरा पेपर करने में क्या आपकी होगी प्रैक्टिस? नहीं हो जा रही है तो बताइए हमें। मतलब आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस ना करें, लेकिन हम पेपर में पूरा एकदम दिमाग बढ़िया से चले, सारा आंसर हमको आता रहे। अरे तुमको आता है गधे, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं आता है, तुम्हें आता है, लेकिन तुम लिख नहीं पाते हो। वही पेपरवा घर पे ले जाने पर, सर वही वाला क्वेश्चन छूट गया। अबे घर बहुत दूर की बात है, जैसे ही निकलते हो ना, अबे ये वाला क्वेश्चन की, अबे यार ये वाला तो दिखबे नहीं किए थे बे, कौन सा पेज पता? अरे यार और में था, और में। यही होता है आपके साथ, और यही होगा। या तो सैंपल पेपर खरीदो और 3 घंटे टाइमर लगा के, 3 घंटे भी नहीं, 2.5 घंटे का टाइमर ऑन करके, अलार्म सेट करके लिखना शुरू करो पेपर। जब ब्रेन का हाथ से कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो घंटा लिख पाओगे एग्जाम में तुम पेपर? और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम सारा लिख के चलेंगे? अरे भैया 3 नंबर के क्वेश्चन में बढ़िया लिखना होता है, तब जाके आपको एग्जामिनर नंबर देता है, ऐसा नहीं मिल जाता है कुछ भी नंबर। भाई प्रैक्टिस करना शुरू करो, प्रैक्टिस। हर 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में सब लोग अगर ऐसे ही बोर होने लगोगे तो हो चुका पढ़ाई। हम लोग नहीं है यार, ध्यान से पढ़ो। तो चला हो जाता है, बायोट से लो फटाफट। मैं क्या बताने वाला था यहाँ पे आपको कि मैग्नेटिज्म क्या है। भाई देखो मैग्नेट का, देखो मैग्नेट तो तुम सबको पता है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, साउथ में एंटर होती है, मैग्नेटिक लाइन शुड बी स्ट्रेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन निकलती है तो साउथ टू निकलती है, नॉर्थ में, साउथ से निकलती है नॉर्थ में जाती है, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट होती है। जैसे हम उसको हीट एनर्जी दे देंगे, हीट एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक लाइन ब्रेक हो जाती है, जैसे उसकी मैग्नेटिक लाइन ब्रेक हो जाएगी तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को गर्म कर देते हैं, गर्म करने के बाद जब जैसी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देती है और जैसे जैसे वो ठंडा होने लगती है तो वापस से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रीगेन कर लेती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और पोल्स पे मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो डेंसर होती हैं कंपैरेटिवली टू उनके अलग अलग रेंजेस के, ठीक है। अगर आप किसी बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो उस तोड़ने की वजह से भी मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाती है, बहक जाती है, लेकिन वो अपनी तुरंत पोलैरिटी अचीव कर लेती है। ये तो मैग्नेट की बात है, ये तो बार मैग्नेट की बात है। लेकिन इस बार मैग्नेट के अलावा हमारे पास साइंटिस्ट ने एक मैग्नेट और बनाया जिसको कहा गया करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कहा गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस बात को बताया था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ऑरस्टेड ने यह बताया कि जब आप किसी भी कंडक्टर के अंदर
करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होने लगती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कितनी बनती है ये नहीं बताया था, किधर बनती है ये नहीं बताया था, कैसे बनती है ये भी नहीं बताया था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उसके तीन सवाल आए हमारे दिमाग में कि किधर बनी, कैसे बनी और कितनी बनी। तो जब बात आती है आपके कितनी बनी की, जब बात आती है किसकी, कितनी बनी, कितनी बनी, कितनी बनी हो राजा कितनी बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। अबे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी बना रहे। कितनी का मतलब होता है, ध्यान सुनना बे, कितनी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना भाई। कितनी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड और किधर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। तो सुनना, बायोट सेवर्ट जी ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है। सही बात समझ में। बायोट सेवर्ट जी ने यह बताया कि हमारे कंडक्टर के अंदर, जिस भी कंडक्टर के अंदर हम जिस भी वायर के अंदर हमने करंट डेवलप कराया है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कितनी करंट बनती है, सॉरी कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो आओ जानते हैं हम यहाँ पे सिंपल सी, इस लॉ में हम ये जानेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आओ जानते हैं। अरे भाई सोचो, सपोज करो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का। अब इसमें हमने क्या करा दिया, इसके अंदर करंट दौड़ा दिया आई, करंट दौड़ाया आई, और ये कहा इससे कि इससे कुछ दूरी पे मान लेते हैं इस पॉइंट P पे बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। भाई यही कह रहे हैं हम, सिंपल सी बात, कि इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनेगी, यही बताना है भाई। अगर हमारा ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो ये एंगल हमारा कितना बना थीटा। तो सुनना भाई, एक तो हमको पता नहीं है कितना बड़ा वायर है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छोटा सा लेंथ लेंगे, इसको हमने कह दिया डीएल लेंथ ले लिया, ठीक है। तो ये बताया जाएगा कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी वो डीबी बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर डीएल के लिए तो वो कितनी बनेगी, डीबी तो बनेगी ना। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले किसके होगी, करंट की। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अपना बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। मतलब फिर से ये देख लो कि जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा। एंगल सब टेंडेंट साइन थीटा के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाएगा। आप एंगल लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, आर कंसीडर कर लिया। तो ये भी बताया जा रहा है यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटती जाएगी, ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार जैसे जैसे आप इस पॉइंट की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो इन सबको एक प्रोपोर्शनलिटी में डाल दें, अरे वाह सर बेहतरीन। तो dB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सर ये म्यू नॉट अपॉन 4 क्या है भैया, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷।
10⁻⁻⁷ शुद्ध गधे हो तुम लोगों के गधेपन में कोई मिलावट नहीं है। 10⁻⁻7 होती है, अबे वही होती है ना। देखिए अभी भी सब कंफ्यूज है, मतलब ये छोटी छोटी वैल्यू में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो तुम फोन निकाल के चेक कर रहे हो, अरे भाई समझ में आया भैया, यही होता है। चलो इसको याद रख लीजिए। तो ये रहा आपका बायोट सावर्ट लॉ, और यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। अगर आपको क्या करना है, पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको भी इंटीग्रेट मारिए, इसको भी इंटीग्रेट मारिए। जब आप इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो ये हमारा था बायोट सावर्ट लॉ, जिससे आपको, अच्छा ये जो हमको मिला है ये काहे लिए मिला है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड किसका मिल गया है, हमारे किसका मैग्नीट्यूड मिला, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, समझ में आई बात। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके 3 नंबर में आएगा बोर्ड में। बोर्ड में ये 3 नंबर का वेटेज रखता है भाई, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। चले आगे, और कोई समस्या, नो सर। चलो नेक्स्ट जो लॉ आता है हमारे पास, एम्पियर सर्किटल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा एम्पियर सर्किटल्स लॉ। सुनना ध्यान से, एम्पियर सर्किटल्स लॉ ये कहता है हमसे कि सपोज करिए अगर हमारे पास कोई ऐसा वायर है जिसमें हमने करंट आई दौड़ा दिया, ठीक, तो हम सबको पता है कि उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक, इंटीग्रल फॉर्म में, गोल फॉर्म में क्या होगा, इसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये छोटा सा छोटा सा छोटा 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 छोटे 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 हर डीएल 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 करके ना बनेगी, हर पॉइंट पे छोटी 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 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो क्या हुआ, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इंटीग्रल फॉर्म में, इस पूरे लूप में, वो बनती हुई मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट आई टाइम्स बराबर हो जाएगी। जो इस कंडक्टर में, क्योंकि जब इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना तो ये ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे, जैसे इस तरीके से निकलेगी, तो वो किसके बराबर होगी, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई टाइम्स के। देखो यहां लिखा है, द एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट, जिसको कि हम क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द टोटल करंट, और थ्रू है यार ये, थ्रू और पासिंग थ्रू द दिस क्लोज्ड सर्किट। मैथमेटिकली आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। ये भी हमारा 2 से 3 नंबर में आने वाला है लॉ, एम्पियर सर्किटल्स लॉ। ये भी हमारा किस में आएगा, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1 या 2 नंबर में। तो 1 नंबर में आएगा तो आप सीधे ही लिख दो, इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर बी नॉट आई टाइम्स, ठीक है ना। चल बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हा, ये देखो बेसिकली ये लॉ तो नहीं है भाई, लेकिन मैंने इसको लॉ की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक है कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है। आइए समझते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और ध्यान से समझना, अगर आपके पास सपोज करिए यहां पे कोई क्यू चार्जेस है, क्या है, कोई क्यू चार्ज, आपने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में से फेंक दिया। कोई आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, आपने उस चार्ज को क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में से फेंक दिया, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो सिंपली इसका स्टेटमेंट यह रहेगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हाट इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यही है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहेंगे। तो सर एक बार बता दो क्या होता है। देखो
सपोज करिए हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, मान लीजिए जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है, ठीक। और यहां पे हमने ले लिया किसी क्यू चार्ज को, और इस क्यू चार्ज को इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दी। तो ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर पहुंचेगा तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सर वो क्या लगेगा, कितना लगेगा, लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब आप जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाते जाएंगे, लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इसको हम V साइन थीटा, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी विद सबटेंडेड एंगल आप बढ़ाते जाएंगे तो भी इसका बढ़ता जाएगा क्या, फोर्स। दैट F इज प्रोपोर्शनल टू B। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे भी लगने वाला फोर्स क्या होगा बेटा, बढ़ता जाएगा। तो इसको एक फ्रेम में लग दें, F बराबर F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ले लेते हैं Q V B साइन थीटा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के K लगा दें, फोर्स बराबर K Q V B साइन थीटा। अगर हम यहां पे K की वैल्यू को 1 कर दें, ठीक है, इफ K की वैल्यू इफ K इज इक्वल टू 1, तो F बराबर QVB साइन थीटा। एक और बेहतरीन आपके पास फॉर्मूला आता हुआ, ये इस फोर्स को क्या कहेंगे भैया, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहेंगे या मैग्नेटिक फोर्स भी कहेंगे। अगर एक कंडीशन इसका और देख लीजिए भैया, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हैं? अरे बोलो, साइन 0, हाँ गधा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 कह रहा है। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बराबर 0। तो एफ अगर हम थीटा की वैल्यू क्या करते हैं 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन साइन 90 बराबर 1। तो फोर्स को अगर हमको मैक्सिमम लेना है, एफ मैक्स बराबर कितना मिलेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। या तो हम सिंपली कर सकते हैं क्यू वी बी। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स और ये हमारा मिनिमम। मिनिमम में तो 0 ही होगा, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी का मल्टीप्लाई। मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। तो क्या था हमारा, फिर हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स तक हम कर चुके थे, है ना भाई। अब करते हैं किसके ऊपर, अब अगला जो हमारा लॉ है वो कौन सा है भैया, एक्सपेरिमेंट। इट्स नॉट अ बेसिक लॉ, ये हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट, या हम इसे कह सकते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या था, जरा एक सेकेंड, दरवाजा बंद करो यार, बंद करो। फैराडे ने क्या कहा था, अच्छा पहली बात तो भाई, ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ये किस चैप्टर का है, याद करिए सभी लोग, ये हमारे ईएमआई चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने एक पहला ही एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो कौन सा था भाई, हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडेज ने देखो बहुत सिंपल सी बात करी थी। इसको जानने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको पढ़ा दूं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम जब जैसे ही गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे, तो गॉस थ्योरम में हमने किस किस चीज की बात पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात पढ़ी थी। उसी तरीके से इस चैप्टर में हम किसकी बात पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो जब किसी सरफेस से, ध्यान समझना, जब किसी सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास होती हैं, तो किसी सरफेस से
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जब पास होती हैं तो जो लाइन पास हो जाती है परपेंडिकुलरली तो वो क्या हो जाती है, फ्लक्स कहलाती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो फाई बी इज इक्वल टू, बी बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स की हम यहां बात कर रहे हैं, फाई बी बराबर बी डॉट डी एस कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। असलियत में देखो ये लॉ है क्या, एक्सपेरिमेंट है क्या, मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि वो एग्जांपल क्या है। देखो तुम जब जनरेटर की बात करोगे, देखो सिंपल सिंपल सी पहले बात को समझते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यही काम आने वाला है। क्योंकि क्या कह रहा है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन इट। क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट। ये देखो तुमको एक नया शब्द देखने को मिला करंट की बजाय, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट क्या है, ध्यान सुनना। मतलब तुम देखो एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स से हमें यह पाया गया, जब हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो मुझे क्या पाया, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने यह समझा कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा रहे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रही है। अरे हो रही नहीं हो रही है। फिर आपने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि भाई आपने किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत चपक के देते जा रहे हो तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो बात आपने पोटेंशियल डिफरेंस दी और करंट को ले ली। ठीक, ये बात पोटेंशियल और करंट की थी। लेकिन यहां पे आपने क्या कह रहा है कि जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, कट रहा है। कट रहा है इन द सेंस चेंज हो रहा है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स समय के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो वो बदलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स एक नए प्रकार के करंट को जन्म दे रहा है। उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। आई बात समझ में? उस करंट को हम क्या कह दिए, इंड्यूस्ड करंट कह दिए। सही है ना भाई? अब इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है, अब यहां पे समझना, दो लॉ की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। दो लॉ, पहला लॉ क्या है, फैराडेज लॉ है। दूसरा लॉ है भाई हमारा लेंज लॉ। सर लेंज लॉ क्या कहता है, सुनना, अभी यहीं पे बता देते हैं कि जैसे ही फ्लक्स को चेंज करने के बाद इंड्यूस्ड करंट डेवलप होने लग जाता है, वैसे ही अब एक बात आएगी इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड की और दूसरी बात आएगी उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन की। तो फैराडेज लॉ आपको क्या बताता है, उस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड, जबकि लेंज लॉ आपको बताता है उसी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। समझ में आ रही है ना मेरी बात भाई? कि फैराडेज लॉ किस चीज के काम आएगा, फैराडेज लॉ इसलिए काम आएगा कि इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। जब आपको उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने की बात करेगा तो आपको किसके पास जाना है, लेंस के पास। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन किस सेंस में होगा सर? देखो डायरेक्शन का बेसिकली सेंस होता है या तो नॉर्थ या तो साउथ। आपको पता है कि अगर हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज बहा रहे हैं तो कौन सा पोल बनेगा, बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे करंट का डायरेक्शन ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है, बोलो? ये क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन? अरे बोलो, साउथ पोल। बहुत बढ़िया। और अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज बहाएंगे, तब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बहाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा। सही बात है, और यही दो डायरेक्शन खाली मैटर करते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो ध्यान से सुनना। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है, याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with a closed circuit changes an EMF and hence the current, the induced in it which leads the only so long the changes the flux। हाँ वही है, फ्लक्स चेंज करेगा। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब फ्लक्स बार बार बदलता जाएगा तो वो इंड्यूस करंट डेवलप करेगा। इंड्यूस करंट के डेवलपमेंट की वजह से इस फिनोमिना को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह देंगे। अब यही बात फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है। अब देखो
मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान समझिएगा, व्हाट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। इन्होंने कहा डी फाई बाई डी टी, मतलब हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैंने फ्लक्स बोल दिया सॉरी। अच्छा यहां पे बी लिख दो, बी रिप्रेजेंट कराएगा कि ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर ये क्या कहे, अगर ये चेंज हो रहा है तो हमको क्या दे देगा, इंड्यूस्ड करंट। ये ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई हमारा क्या है, इंड्यूस करंट। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेड इंड्यूस करंट, यहां पे सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। याद रखिएगा माइनस सिंबल आपको ये बताता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आपको जो मिल रहा है इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आई। और ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज या बेसिकली चेंज इन फ्लक्स। कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे कई किताबें इस तरीके से भी लिखती हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस T1। देखो बेटा तीनों तरीका मेरे भाइयों बहनों सेम है, ठीक है। अब यहां पे जो माइनस सिंबल बन रहा है, बहुत ध्यान सुनना, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बता रहा है कि जैसे ही ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जा रहा है, इस फ्लक्स को अपोज कर दे रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक्चुअली में हमारा ये बना क्यों, किसकी वजह से बना, फ्लक्स की वजह से ही तो बना। और इंड्यूस करंट बनने के बाद बेचारे फ्लक्स को ही अपोज करते रहे, भाग साले यहां से। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं, यहां पे नेगेटिव साइन लिखता है, लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, वेयर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट द अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये क्या करती है, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज का अपोज करती है, कि जब हमारा इंड्यूस्ड करंट बन जाता है तो वो फ्लक्स का विरोध करने लग जाता है, फ्लक्स को अपोज करने लग जाता है बार बार। समझ में आई बात, यही हमारा लॉ है, बोर्ड में 3 नंबर में आएगा, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है, या तो इस पे सवाल आएगा, आएगा ही आएगा, कुछ नहीं रोकने वाला। बहुत सिंपल सी बात है ना। आज के टाइम में तो हर कोई इंड्यूस्ड करंट बनता फिर गया है, पूछो कैसे भाई, मां बाप से बनते हैं, माँ बाप बड़े हो जाने के बाद, शादी वादी हो जाने के बाद, माँ बाप हम आपके हैं कौन, करते नहीं करते हैं। टीचर पढ़ा लिखा के बनता है, टीचर सही बने हैं IIT में जाने के बाद, कौन नीलेश्वा, मैं नहीं जानता, यही होता है भाई। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूं ना भाई, अलग सर ने यहां पे फॉर्मूला लिखवाया है ना, मैं सोच रहा हूं मैं इस फॉर्मूले को लिखवाऊं, इसका टैटू बनवा दूं, क्योंकि ये रियलिटी है कि जो जिससे बन रहा है वो उसी का विरोध करता जा रहा है, जो जिससे बनता जा रहा है उसी का कॉन्टिन्यूअसली विरोध करता जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे साथ भी तो होता है, किसी के साथ रिलेशन में आते हो, 4 दिन 5 दिन उसको खिलाते हो, पिलाते हो, घुमाते हो, कपड़े उपड़े दिला देते हो, फिर अपनी स्टेबिलिटी अचीव करते सामने वाला तुमको अपोज कर देता है, नहीं कर देता है। लड़कों बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो इंड्यूस्ड करंट बनना नहीं, फ्लक्स बनना बंद करो। इंड्यूस करंट बनते तो वो ऑलरेडी इंड्यूस करंट आपको फ्लक्स को अपोज करना चालू कर देगा, समझना। लेकिन ये बात सच है कि अगर फ्लक्स नहीं होता तो इंड्यूस्ड करंट कभी डेवलप हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, सही है ना। आगे चले, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलो अगला है हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। लेंज जी ने ये कहा, लेंज लॉ हमारा वो लॉ है जो हमें ये बताता है कि भाई हम तो इंड्यूस्ड करंट बन गए हैं,
अब इंड्यूस करंट बनने के बाद हमारा डायरेक्शन भी तो बताओ। अब डायरेक्शन किसने बताया? लेंस जी ने बताया। अब डायरेक्शन कैसे बताए सुनना। ये आपके पास एक सेटअप रखा, देखो आवाज बंद कराओ, दरवाजे उसको बंद कराओ, बहुत आवाज कर रहा है। ये आपने एक सेटअप को रखा जिसमें करंट डेवलप करा दिया, ठीक है, सुनना। अब इस सर्किट के अंदर क्या कर रहा है? करंट डेवलप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है ना। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनती चली जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इधर से आप बार मैग्नेट को किसी v वेलोसिटी से इसके पास ला रहे हो, तो जब अगर आप इस नॉर्थ पोल को, ध्यान समझना, इस नॉर्थ पोल को अगर इधर की तरफ लेकर आ रहे हो और अगर ये वाला साइड इसको अपोज कर रहा है, ध्यान सुनना सब लोग, अगर इस मैग्नेट को आप इधर लेकर आ रहे हो और ये वाला साइड इसको अपोज कर रहा है, इसका मतलब कि इधर नॉर्थ होगा तभी तो अपोज कर रहा है ना। अरे हाँ या ना यार, तभी तो अपोज कर रहा है ना, कि ये नॉर्थ साइड है तभी वो उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा लेंस लो अगर अपोज कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर की तरफ। ये देखो ना, राइट हैंड थंब रूल, बाहर की तरफ। और अगर जैसे दूर ले जाओगे पलटोगे तो ये साउथ की तरफ बिहेव करने लगेगा, फिर पलटोगे नॉर्थ की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो कंसिस्टेंटली ये क्या करेगा? इस फ्लक्स का अपोज करेगा। तो पता चल जाएगा कि भैया नॉर्थ पोल डायरेक्शन है कि साउथ पोल वाला डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन है कि आउटवर्ड डायरेक्शन है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? यही है हमारा लेंस लॉ। तो लेंस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच that it oppose the cause, ये चीज हमेशा याद रखना, the cause of change in which is produced, मतलब जिसकी वजह से बन रहा है अपने कारण को ही अपोज कर रहा है। मतलब इंड्यूस करंट जिससे बन रहा है, किससे बन रहा है? फ्लक्स से बन रहा है। तो वो अपने कॉज ऑफ प्रोड्यूस को ही क्या कर रहा है? अपोज करने लग रहा है। बोलो हाँ या ना, समझ आया नहीं आया? भाई साहब मेरे ऑनलाइन वालों, तो इसको याद रखिएगा, यही है हमारा लेंस लॉ। और लेंस लॉ हमारा किसी भी हालत में 2 से 3 नंबर में आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अरे ठीक है ना? अरे बाबा गर्मी लगने लगा, ठीक है चले आगे, पक्का, ठीक है ना। वैसे भी इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करना है भाई, फटाफट, ताकि हमारा बच्चा लोग जल्दी जल्दी सारे देखे। और इसको पढ़ने के बाद सारे लॉज एक जगह होने चाहिए, ठीक है। एक बार उसको किताबों से पढ़ लेना, जो चीजें हमसे छोटी फूटी होंगी थोड़ी सी, किताब या टीचर के नोट्स को पढ़ने से भी आपकी पूरी हो जाएंगी। देखिए बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इस दुनिया में, संसार में टीचर सब पढ़ा देता है, मैं ये नहीं कह रहा टीचर नहीं पढ़ाता, बिल्कुल हम लोग सब कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किताब पढ़े रहते हो ना तो कुछ चीजें आपको ज्यादा ही समझ में आती है। भाई आपके पास सैंपल पेपर वाली किताब है, आप उसी से पढ़ डालो। और क्या करो कि अब देखो कि कितने क्वेश्चन, जैसे अगर आज आपसे लेंस लॉ पूछेगा तो लेंस लॉ किस किस तरीकों से पूछेगा। तो क्वेश्चन की तरफ आप पहले जाइए, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन की तरफ जाइए, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए। ये बोर्ड्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है भाई। क्या है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आपको लॉ पता है, आपको आंसर पता है, आपको सवाल नहीं पता है कि यार ये चीज हमसे किस वे में पूछी जाएगी। तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, थ्योरी पढ़ के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। आप क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं आ रहा है तब उसके सॉल्यूशन पे जाना है कि हमारे पास क्या दिया है, ठीक। और तब उसके आंसर को देखो और तुमको अरे यही था क्या। जनरली यही होता है सबके साथ। आप प्री बोर्ड में भी देखोगे तो चीजें थोड़ी सी घुमा के पूछती हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो भाई अगला हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चा बच्चा जानता है भाई साहब इस लॉ के बारे में, हर बच्चा इसके बारे में जानता है। तो हम भी जान लेते हैं, क्या ही बुरा हो जाएगा, पढ़ा देते हैं। देखो सबको पता है कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी लाइट है, यहां से सूरज चाचा है मान लो सन, ठीक। यहां से इन्होंने अपनी रे दी, यहां से लाइन आ रही है, लाइट आई 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 टकराई किसी प्लेन मिरर से, ठीक है, और टकरा के इधर चली गई, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल होता है, याद रखिएगा हर बच्चा, ठीक। तो जितना बनेगा ये हमारा एंगल आई होगा, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। लॉ ये कहता है हमसे कि एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर। इसको कहता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में,
ये ऐसा तब होगा जब हमारा रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केसेस में एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, ठीक। एक बढ़िया सा कंडीशन है कि व्हाट इज जीरो रिफ्लेक्शन। ध्यान सुनना, ये केस और कंडीशन बहुत मायने रखता है कि व्हाट इज जीरो रिफ्लेक्शन। कभी कभी ये बात पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में कि जीरो रिफ्लेक्शन क्या होता है। सुनो, अगर आप लाइट रे को इधर नॉर्मल से ही डालते हो ना, ऐसे लाइट रे, इस लाइट रे को आप सीधे नॉर्मल से अगर डाल रहे हो तो वो 1% रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, मतलब जीरो डेविएशन, क्योंकि थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू जीरो होगी, ठीक। तो नॉर्मल से आएगी, टकराएगी, निकल लेगी, ठीक। नॉर्मल से आएगी, लाइट टकराएगी, एज इट इज वापस चली जाएगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं जीरो रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को बच्चा कहेंगे हम जीरो रिफ्लेक्शन। तो चलो आगे चलते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओह माय गॉड, बहुत ही लुल्लू सा टॉपिक। क्या है ये लुल्लू टॉपिक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने, जब लाइट हमारी जाती है तो सी और बाई वी के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम की है जिसमें जा रही है, और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, कई लोग ना म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ लेते हैं। अबे इट्स नॉट अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम कहा जाता है एक बॉडी के दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, कि भैया एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या कितना रिफ्रैक्टिव होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे सॉरी, रिफ्रैक्शन है ना, हाँ अभी रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ा के आए हैं। चलो अब रिफ्रैक्शन क्या है, इस लॉ को ना एक साइंटिस्ट के नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, देखो इनके लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो क्या था इनका लॉ, देखना भाई जरा ध्यान से समझिए सब लोग। इन्होंने स्नेल्स जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भाई दो मीडियम है। देखो हर बच्चा जानता है इसके बारे में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला लॉ नहीं है। यहां पे हमको दो मीडियम की बात कर दिया जाता है। लाइट हमारा यहां पे ना क्या करता है, टकरा के वापस नहीं जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। सपोज कर लो ये हमने पानी बना दिया, हमारा कोई दूसरा मीडियम, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक रे ऑफ लाइट होगी जो आने वाली रे होगी, ठीक। ये हमारी रे क्या हो गई, आने वाली रे। इस आने वाली रे को हमने कहा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये जो एंगल अपना बनाएगी, कितना बनाएगी, ए भैया नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगी, ठीक। समझ में आ रही है बात? ये हमारा क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा। अब ये कहा गया यहां से कि ये जब जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या कर जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जिसका कि ये वाला हमारा एंगल जो होगा, ये एंगल हमारा एंगल आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। असलियत में ध्यान से सुनना मेरी बात मुन्ना, असलियत में हमारे लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था। असलियत में तो भाई हमारे इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना डेविएट हो गया ना, अबे इतना भटका कि नहीं भटका, इतना एंगल। तो इस भटकाव को कहते हैं डेल। डेल, डेल का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। ये जो डेल होगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस बात को स्नेल्स ने जो बताया, वो स्नेल्स ने ये कहा कि साइन ऑफ
आई बाई साइन ऑफ आर बराबर म्यू कांस्टेंट। ये म्यू क्या है सर? वही जो थोड़ी देर पहले बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू कांस्टेंट। और ये आपका म्यू क्या दे देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका साइन आई से रेशियो, इन दोनों का रेशियो करा दिया साइन के रिस्पेक्ट में, मिला क्या हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? एनी समस्या? नो समस्या, ठीक है ना? इसमें भी वही बात है सर, क्या इसमें भी वही चीजें हैं क्या सर? बिल्कुल चीजें हैं। क्या है? देखो कि अगर लाइट रे को यहां से भी अगर आप नॉर्मल से ही डालोगे, ये नॉर्मल है हमारा, ये इंसिडेंट रे, और इसको नाम दे दो रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, ठीक है, इसको हमने नाम क्या दे दिया? रिफ्रैक्टेड रे नाम दे दिया, ठीक है ना? तो यहां से भी भैया जीरो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहां लाइट तो आएगी ना इधर से, ध्यान समझना, ये ऐसे गई तो यहां पे रिफ्रैक्शन क्या होगा? हम बेसिकली लिख देते हैं यहां पे कि इस पॉइंट पे हमें जो मिलेगा जीरो रिफ्रैक्शन। जीरो रिफ्रैक्शन, खत्म। क्यों? क्योंकि लाइट को आपने कहां से डाला? नॉर्मल से। तो जैसे ही आप लाइट रे को नॉर्मल से डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो ये किस फिनोमिना को दर्शाएगी? जीरो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को दर्शाएगी। बोलो हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। ये बेसिकली लॉ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो सिंपल, बहुत आसान, एकदम घटिया टॉपिक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये हमारा डायग्राम है, ठीक है? अच्छा, ये तो तुम लोगों को पता है ना कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा रेरर मीडियम होता है और ये हमारा डेंसर मीडियम होता है। जिसको नहीं पता है जान ले, लेकिन ये 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है और आप फिलहाल 12वीं में हैं। तो अगर किसी की इतनी बुरी स्थिति है तो भगवान बचाए, जनवरी आ गया है, ठीक ठीक है? तो अपना ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर लाइट रे को हम नॉर्मल से ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं और ये थोड़ा सा बेंड होके हमारे डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्शन करेगा। और अगर हम इसके नीचे ठीक एक तो प्लेन मिरर लगा दें, ठीक, लाइट तो हमारी ऐसी जा रही है भाई, लाइट नीचे टकराने के बाद वापस ऊपर आ जाएगी, तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्योंकि हम लोग सब ये बात जाते हैं कि जब लाइट रे रेरर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है ना? और जब लाइट रे डेंसर से रेरर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक? आप ये देखो, ये जैसे जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जा रही है। जब इधर से लाइट रे जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या जाएगी? दूर जा रही है। तो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 1μ2 इज इक्वल टू जस्ट इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा किसका? μ1 के, ठीक है? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इसमें कहने की कोई बात नहीं है, अगर इस मीडियम को भी आप अगर पलट दें तो जो 2 है वो 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 2 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो ये हमारे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसी बोर्ड हो, सब में काम करता है। ये टॉपिक कुछ नहीं तो 2 से 3 नंबर में आता है, 2 से 3 मार्क्स में आएगा, याद रखिएगा, पढ़ लेना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। समझ में आ रही है ना बात? आओ एक अगला टॉपिक और समझाते हैं। एक है हमारा टीआईआर, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना भाई मुन्ना, एकदम ध्यान सुनना। देखो टीआईआर क्या है ना, हमको ये कहा गया कि भाई देखो लाइट को हमने नॉर्मल से फेंका है, जीरो रिफ्रैक्शन हुआ। अगर हम पानिया के अंदर जाकर इससे देखेंगे, केस को समझना कि हम पानी के अंदर घुस के अंदर से अगर इसे बाहर की तरफ देखेंगे तो हमको दुनिया कैसे लगेगी? तो सुनो, हम ये जानते हैं कि जब हम लाइट रे को, जब हम अंदर से देखते हैं पानी से, मतलब किसी भी डेंसर मीडियम से, मान लो डेंसर मीडियम से जब हम देख रहे हैं बाहर के दुनिया में या लाइट को भेज रहे हैं बाहर की दुनिया में, तो एक बात बताओ, लाइट ऐसे जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो हाँ या ना?
सुनो इस डायग्राम देखो, ये क्या करिए, लाइट ऐसे जा रही 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 अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो गई, ठीक। तो ये हमारा एंगल आर। फिर हमने गिरा, हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये दूर होती जा रही है 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 होती जा रही होती तो साला एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अबे कोई तो ऐसा एंगल आएगा, एक ऐसा सर्टेन एंगल आएगा कि लाइट को हम ऐसे भेजे मिरर की तरह टकराए और अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकती है ना। तो पीआईआर में हम उस एंगल को पता करते हैं कि कौन सा हमारा वो एंगल है जिससे लाइट मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझे हो मेरी बात भाई? क्यों भैया मेरे ऑनलाइन वालों, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो भैया देखो भेजते के ये थोड़ा सा 90 से ज्यादा, और जैसे ही आप 90 से ज्यादा कर दोगे तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो उस एंगल को क्या कहते हैं? उस एंगल को कहते हैं आईसी, जिसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो खट से लाइट अंदर ही क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो थ्योरी आप बिल्कुल पढ़िए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ऑफ द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड, जिसको आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इन विच द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग एंगल टू द इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम द डेंसर टू रेरर मीडियम द टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब वही बताया, जैसे ही वो अपने 90 डिग्री से ज्यादा एंगल खट बनाया, देखो ना यहाँ पे हमने 90 से ज्यादा जैसे ही एंगल दिया, ये अंदर ही अंदर क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे बोलो हाँ ना, समझ में आई बात? और इस पूरे 12th में अब हमारे पास एक देखो एक छोटा सा है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरलेशन क्या है? लाइट मस्ट बी ट्रेवल इन ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम। टीआईआर होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है आपके पास? कि लाइट कहां से जानी चाहिए? डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरी बात, अच्छा ये क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम, बोर्ड आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बताइए नेसेसरी कंडीशन क्या है, पूछ सकता है ना। तो आप यही दोनों कंडीशन को वहां पे लिखेंगे कि पहला कंडीशन क्या रहेगा कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरी बात कि एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जब आप लाइट को भेज रहे हैं तो वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना चाहिए, विच इज 90 डिग्री। समझ में आई बात? सही है, चलो। हाँ ये भी जान लो। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने 2024 के ही पेपर में देखा था, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में ये करके पूछा था, इसलिए मैंने इसको यहां पे ले लिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन आपके पास सिंपल सा ये है कि म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। साइन आईसी का मतलब क्या है? आईसी का मतलब है भैया क्रिटिकल एंगल। आईसी बराबर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमको पता है व्हेन आई और आईसी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। इनवर्स हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी के केस में, ठीक। पलटा, रखी वैल्यू 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन साइन सी की वैल्यू आई, ठीक है ना। अगर हम ये कहते हैं कि म्यू 1 की वैल्यू 1 है एंड म्यू 2 की वैल्यू म्यू रखें, तब हमारे पास ये रिलेशन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। सिंपल। और अगला और जो आखिरी हमारे पास लॉ है, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, सुनना मेरी बात, मैं यहां पे बहुत आराम से इसको समझाऊंगा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे बच्चा क्या कहता है? क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमसे ये कहता है कि जब हम किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को किसी भी मेटल सरफेस पे डालते हैं, तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एनर्जी पा लेते हैं, ठीक है।
और जैसे ही वो एनर्जी पाके एक्साइटेड हो जाते हैं, वो इस सरफेस को क्या कर जाते हैं, एजिक्ट करके निकलने की कोशिश कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अब लॉ पे आते हैं। सुनना कि लाइट आ रही है तो किसके टर्म्स में आएगी, ध्यान से समझना। जो लाइट्स आती है वो किसके टर्म्स में आती है, विच इज कॉल्ड फोटोन। लाइट आती है फोटोन के टर्म्स में। ठीक, जब फोटोन आता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, लेके निकल जाता है। तो जब फोटोन आता है तो इसमें एक चीज अपने साथ और लाता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है बताओ? वो कम से कम एनर्जी जो हम इस इलेक्ट्रॉन को देके सरफेस से मूव करा दें, कितनी कम से कम एनर्जी, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, विच इज कॉल्ड W इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी कम से कम हम फ्रीक्वेंसी देके इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकाल देते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, बट इसकी एक मस्त कंडीशन बच्चा ये है ना, क्या है सर कंडीशन? कंडीशन ये है कि जब एक फोटोन आएगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके ले जाने का रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? इसकी सबसे बड़ी और बेहतरीन कंडीशन यह है कि जब जब ये आएगा, जब फोटोन भाई साहब आएंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेंगे, तो एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को ले जाने का रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन है 4-5 इलेक्ट्रॉन को लेकर आए, भले उसके अंदर चाहे जितनी एनर्जी है, नहीं। वो आ रहा है, एक फोटोन पढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को उठा रहा है, लेके चला जा रहा है। ठीक, एक और बात बता देते हैं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी से आ रहा है, लेकिन इस सरफेस पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको तो सेम एनर्जी चाहिए ना, एक ही सर्टेन एनर्जी चाहिए। हम मान लेते हैं 10 जूल की एनर्जी चाहिए, ये 40 जूल लेके आ रहा है। ठीक है, 40 जूल 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 से आया, 10 जूल लगाया और इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, तो बचे हुए 30 जूल कहां चले गए? बचे हुए जो 30 जूल होते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो बचे हुए 30 जूल होते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो वही हमारी इलेक्ट्रॉन की, मतलब फोटोन की क्या होगी भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के साथ हमारा ये लॉ वाला सीरीज खत्म। इसके अलावा कोई लॉ नहीं है। क्लास 12th में जितने लॉज थे मैंने आपको पढ़ा के खत्म कर दिया। और अगला लेक्चर जब मेरा आएगा बच्चा लोग, तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके पास 10 से 12 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। मतलब हर चैप्टर से चुनिंदा डेरिवेशंस लेकर आएंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास पूछा जाएगा। ठीक, और डेरिवेशन के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम सारे के सारे डिवाइसेस को कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तब भी हमारे साथ बच्चे होंगे, वो मजा आता रहेगा। पढ़ रही हो आप लोग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम। अभी तो प्री बोर्ड चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा करिए, इसको पढ़िएगा, जैसा होगा बताइएगा। कोई टॉपिक अगर मिस हुआ होगा तो हमको बताइएगा, उसके लिए भी हम वीडियो बना के आपके चैनल पे, अपने मतलब आपके अपने चैनल पे अपलोड हम कर देंगे। बाकी कोई क्वेरी होगी, किसी भी तरीके की कोई जरूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, मैसेज बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा? बाकी प्रमोशन नहीं कर रहे, बस तुमको बता रहे हैं कि तुम हमसे कैसे कनेक्ट हो जाओगे। तुमको कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक, मजा आया होगा पढ़ के, सही है ना? बाकी मोह माया दुनियादारी से दूर रहो। अभी फिलहाल पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम बीत जाए तो फिर जेईई की तैयारी में लग जाओ, नीट एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। पहले अपने आप को जज कर लो कि अपीयरिंग ईयर में कितना तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद ड्रॉप लेना ना लेना वो तुम्हारे ऊपर है। लोगे तो भी अच्छा, नहीं लोगे और अच्छा है। ठीक है, चलिए मस्ती से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।